रिप्रोडक्शन सॉरी रेस्पिरेशन की जो डीपीपी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहां तक डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए थे शायद हमने। यस सर। हाँ जी, तो 21 to 30 क्वेश्चन में जिनको डाउट है अपने हाथ खड़े कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 जिनको डाउट्स है वो अपने हाथ खड़े कर लो पहले जल्दी से। 21 to 30। हाँ जी अंश बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? सर 29। 29। Name the process by which plant parts like roots, stems, leaves get oxygen required for respiration. हाँ जी बताओ कौन सा प्रोसेस है ये? Which process is this? Name the process by which plant parts like roots, stems and leaves get oxygen required for respiration. डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। बिल्कुल, हम कहेंगे द आंसर इज डिफ्यूजन। बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही जो ये लीव्स हैं या स्टेम्स हैं या रूट्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं जो इनको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हाई टू लो फ्लो करेगी ऑक्सीजन। तो आंसर इज डिफ्यूजन। हाँ जी अंश नेक्स्ट बोल। सर 30। 30। नेम द एरियाज इन अ वुडी स्टेम थ्रू व्हिच रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। हाँ जी बताओ कौन से एरिया में वुडी स्टेम में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस? कौन बताएगा? सर इसका आंसर स्टोमेटा। स्टोमेटा नहीं है इसका आंसर। सर बाप। बाक, बाक ऑफ द ट्री। बिल्कुल सही है, बाक ऑफ द ट्री, बाक ऑफ द ट्री। ओके और सर। बोलो अंश। सर बस और नहीं। हाँ जी उदय तुम बोलो डाउट। सर 28 का ग्राफ। 8 का ग्राफ एक्चुअली सर दिया है, ये ये मैं कहाँ पे तुम्हें है? कल तक भेज दूँ। ये मैं वही मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, तुम्हें भेज दूंगा कल तक। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में 28 में। और बोलो और उदय। सर 25th। 25th। During breathing cycle, what is the advantage of residual volume of air in lungs? Explain। हाँ जी कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कि ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो लंग्स ऑलवेज कंटेन सम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? हाँ जी कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? सर क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिल सके कि ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एग्जैक्टली, रिच ब्लड, ताकि एक सफिशिएंट टाइम मिल सके जिसमें ऑक्सीजन जो है ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर निकलकर हमारी बॉडी से बाहर जा सके, ताकि देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर द exchange of gases. That is why lungs always contain some residual volume of air. स्वयं मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? स्वयं, स्वयं गोयल मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? स्वयं गोयल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। स्वयं तुम कौन से बैच में हो? टेस्ट सीरीज बैच में हो, रिवीजन बैच के अंदर हो? हाँ जी बोलो, नेक्स्ट बोलो जी। नेक्स्ट डाउट है दिया का। हाँ जी दिया बोलो कौन सा सर डाउट है? फायरिंग्स बता दो क्या है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। हाँ जी फेरिंग्स क्या है जी? ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेबल ब्रोंक्यूल्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फेरिंग्स क्या है जी? फेरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स क्या होता है दिया? लैरिंग्स। सर वॉइस बॉक्स। और फेरिंग्स कौन बताएगा? फेरिंग्स। सर नेसल पैसेज के बाद जो ट्यूब स्ट्रक्चर pharynx। कंटिन्यूज होता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो दिया डायग्राम में तुम्हें दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी खोलिए कभी दिया? एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में क्लियरली मेंशन्ड है, ये देख लो, फेरिंग्स भी मेंशन्ड है, लैरिंग्स भी मेंशन्ड है। दिख रहा है तुम्हें? सर इसका फंक्शन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? फंक्शन बस पैसेज ऑफ एयर को, ऐसा आएगा ही नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, वैसे पैसेज ऑफ एयर को अलाउ करता है। हाँ जी कशिश तुम किस टाइम पे आ रहे हो क्लास में? सॉरी सर। कशिश शर्मा। सॉरी सर। मैं सॉरी नहीं सुनूंगा कशिश, ये हर बार का हो गया अब यार।
ये हर बार का हो गया। तुम्हें टाइम पता है कितने बजे का? आगे से नहीं होना चाहिए पूरा। मैं 10th का सेशन के लिए बोल रहा हूँ ये चीज। ओके सर। ये बेसिकली दिया जो ह्यूमिडिटी है ना, एयर जो होती है उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली जब वो पहुंचती है उसको थोड़ा सा ह्यूमिड कर देता है फेरिंग्स, और इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। हाँ जी जानवी, तुम्हें टाइम का नहीं पता कितने बजे का टाइम है क्लास का? जानवी, यस सर। कितने बजे का टाइम है क्लास का? सर 2 o'clock। तो जानवी, मैं रोज रोज ये ड्रामे नहीं सुनूंगा अनटिल अनलेस कोई रीजन नहीं है, तुम्हारा स्कूल नहीं है कि तुम लेट आ रहे हो। 2 बजे आ जाना कल से, अगर क्लास लगानी होगी, नहीं तो बाहर निकल जाना बेशक। ओके सर, सॉरी। हाँ जी 21 to 30, किसी को डाउट है? 21 to 30, 21 to 30 में और कोई रह गया जिसका डाउट रह गया? और 21 to 30 नहीं है। 31 to 40, 39 तक ये क्वेश्चन। 31 to 39 में जिनको डाउट्स हैं वो अपने हाथ खड़े कर लो। 31 to 39, 31 to 39। हाँ जी बानी बोलो, किस क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? सर 31। 31, what is the name of the extensions of epidermal cells of the root which help in respiration? हम आंसर बोलेंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। इसका आंसर क्या है? रूट हेयर्स। हाँ जी बानी नेक्स्ट बोलो। सर 38। 38, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन की। और ओके। बोलो, इसका सही क्वेश्चन मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बस सर यही है। और हाँ जी संचिता तुम बोलो, किस क्वेश्चन में डाउट है? सर 37। 37th, कह रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए, one molecule of glucose produces 2 ATP molecules, whereas the respiration of another organism B, one molecule of glucose produces 38 ATP। अब इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं कि जो A है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और जो B है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ऐसा क्यों संचिता? सर क्योंकि उसमें तभी वो हो रही है क्योंकि वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट क्योंकि नहीं हो रहे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनएरोबिक कंडीशंस। हमने जो कल ग्लूकोज और पायरोवेट वाला चार्ट किया था उसमें देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट इज मोर देन एनर्जी प्रोड्यूस इन एनएरोबिक। तो पहले वाले में केवल 2 एटीपी हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली वो एनएरोबिक है, और दूसरे में 38 हो रही है, मतलब एरोबिक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। Which organism is undergoing aerobic respiration? मैं बोलूंगा B। Which organism is undergoing anaerobic respiration? आंसर होएगा A। Which type of organism A और B can convert glucose to alcohol? तो याद करो कल हमने पढ़ा था जो यीस्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इथेनॉल में। यस और नो? जो एनारोबिक कंडीशन में करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ए करेगा। यस और नो? यस सर। नेम वन ऑर्गेनिज्म इज लाइक ए, तो मैं कहूंगा यीस्ट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. नेम 2 ऑर्गेनिज्म व्हिच बिहेव लाइक बी। तो बी की तरह कौन बिहेव करेगा? तो जल्दी से बताओ मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ऑर्गेनिजम्स, The plants and animals. Human beings. प्लांट। ह्यूमन बीइंग्स Sir, human beings. और एनिमल्स। The plants. Yes, sir. एनिमल्स लाइक कुछ भी बोल सकते हो एग्जांपल में, ठीक है? प्लांट्स कह सकते हो। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ओके हाँ जी नेक्स्ट बोलो, किसको डाउट है? संचिता कोई और डाउट है तुम्हारा? नो सर। ओके हाँ जी, तो डीपीपी 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनको रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन अच्छे से आ चुका है, जिनका रेस्पिरेशन भी तैयार हो चुका है, जिनका न्यूट्रिशन भी तैयार हो चुका है। उनको न्यूट्रिशन आ गया अच्छे से, रेस्पिरेशन आ गया अच्छे से। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम स्टूडेंट्स जो हो, जो दूसरे बैच में हो, तुम्हारे ऊपर एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर वाले बैच वाले बच्चे परफॉर्म करेंगे, मेरे को इतना गुस्सा नहीं चढ़ेगा। अगर तुम नहीं परफॉर्म करोगे तो मुझे डेफिनेटली गुस्सा चढ़ने वाला है। हाँ जी भूमि, तुम्हारा हाथ कभी खड़ा होगा कि नहीं होगा खड़ा, मुझे बता दो। भूमि क्वात्रा लेफ्ट, साथ ही भूमि क्वात्रा लेफ्ट। जी दिवांशी, मान्या, पुष्कर, ऋषि और अर्पित, अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन? सर मैंने
हाँ जी पुष्कर। सर मैंने हैंड रेज किया हुआ है। पुष्कर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर हैंड रेज किया हुआ है हाँ जी मैंने। दिवांशी, अभी तक याद नहीं किया तुमने? सर एस्पिरेशन रह गया थोड़ा सा। कब होगा फिर दिवांशी वो रेस्पिरेशन? सर आई विल डू टुडे। ओके, आज होना चाहिए। हाँ जी मान्या, तुम्हारा क्या रह गया पार्ट? सर डायग्राम्स नहीं किए अभी। ओके, डायग्राम्स अभी पेंडिंग है, ठीक है। हाँ जी ऋषि सेतिया। सर लास्ट में रेस्पिरेशन रह गया, ऋषि सेतिया, आज कर लूंगा सर। आज खत्म हो जाना चाहिए। देखो डेली का टारगेट पकड़ लो और उसको रगड़ दो अच्छे से। अगर न्यूट्रिशन हो गया अच्छे से लिख के देख लो एक बार, न्यूट्रिशन सारा तुम्हें याद है? अगर रेस्पिरेशन हो गया अच्छे से एक बार लिख कर देख लो, क्या तुम्हें वो याद है? हाँ जी अर्पित, कौन सा टॉपिक रह गया है? सर बस एक रिवीजन चाहिए सर, फिर मिल जाएगा। हाँ तो रिवीजन आज कर लो फटाफट से, दोनों खत्म होने चाहिए अच्छे से। ओके सर। और आज हमारा टारगेट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले मुझे ये बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हें कहां कहां पे प्रॉब्लम्स हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, कल एक्सक्रीशन और परसों टेस्ट होगा, ठीक है ना? परसों टेस्ट है ना हमारा? यस सर। यस सर। तो Yes, आज sir. तुमने डीपीपी कर ली ट्रांसपोर्टेशन की, आज करोगे? कर ली सर। सर कर ली। अच्छा कर ली हुई है कर ली है सर। ट्रांसपोर्टेशन की। हाँ जी। Yes, sir. तो पहले मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन में किस किस को टॉपिक समझने हैं और वो हाथ खड़ा कर ले। ट्रांसपोर्टेशन में किस किस को टॉपिक्स करने हैं वो अपना हाथ खड़ा कर ले। जिसको कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, लर्न करने में दिक्कत आ रही है, वो बताओ मुझे ट्रांसपोर्टेशन में कौन से टॉपिक्स तुमने डिस्कस करने हैं मेरे साथ। बाकी हाथ नीचे कर लो जिनको नहीं है डाउट। हाँ जी वंश जेठी बोलो, कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो? सर लिम्फ और ब्लड प्रेशर। लिम्फ और ब्लड प्रेशर, हाँ जी। जिनके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें वो हाथ नीचे करते जाना। हाँ जी अंश गुप्ता। सर लिम्फी था। ओके हर्षिता। सर ट्रांसलोकेशन और एक क्वेश्चन। ट्रांसलोकेशन, और क्वेश्चन एक तो डिस्कस कर लेंगे, पहले टॉपिक बता दो। नहीं सर, उसी में कि फिशेस के कैसे होती है ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर, कि वन साइडेड कैसे है उनका। क्या अब हर्षिता मेरी आवाज आ रही है अब तुम्हें? यस सर अब आ रही है। हाँ, ट्रांसलोकेशन के अलावा कोई टॉपिक? यस सर, कि फिशेस में वन साइडेड कैसे है। वन साइडेड कैसे? ये क्या है फिशेस में वन साइडेड कैसे नहीं है? मतलब कि उनको बताना नहीं आ रहा कि उनके सर्कुलेशन। अंदर सिंगल एक सर्कुलेशन। बात है, सिंगल हाँ सर्कुलेशन। तो क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स कम है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स में डिस्कस कर देता हूँ। और बोलो। हाँ जी नेक्स्ट नंदन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हाँ जी मान्या। सर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। हाँ जी गान्या। सर ट्रांसपिरेशन वाले मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में ना दो टॉपिक्स है वो समझने हैं, एसेंट ऑफ सैप और ओके ठीक है। हाँ जी एडेशन प्रिया, और कोहेशन। मैं समझ गया। सर और डबल एडेशन सर्कुलेशन। और कोहेशन फोर्सेस वैसे भी नहीं है। हाँ जी प्रिया। सर डबल सर्कुलेशन एक बार बता दो। डबल सर्कुलेशन रह क्या गया? सारा तो तुमने लिखवा दिया मुझे ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसका मतलब लेक्चर्स नहीं सुने जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यही निकाल सकता हूं मैं कि लेक्चर्स तुम नहीं सुन रहे हो। क्यों वंश जेठी? वरना अगर लेक्चर सुने हो तो फिर तो लेक्चर्स में मैं जो जेन्युइन डाउट्स हैं उसको बताता हूँ। ये तीन हो सकता है जेन्युइन डाउट्स, वैसे मैं इन दोनों को ही कहूंगा कि ये जेन्युइन डाउट्स होंगे, लिम्फ और ब्लड प्रेशर वाला, क्योंकि ये मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया था लिम्फ वाला पार्ट जो है। बाकी तो बहुत अच्छे से वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तुम्हें, हार्ट की वर्किंग एक्सप्लेन की है, डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया है। प्रिया इसका मतलब लेक्चर नहीं सुने जा रहे हैं फिर? हाँ जी प्रिया। सर ये वाला मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तुमने सुना है मुझे ये बता दो बस।
सर नो। तो फिर बेटा तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम बिना सुने कैसे कह सकते हो कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था? जब तक तुमने वो चीज सुनी नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा था? भाई सर जिन्होंने पहले टॉपिक सुने थे सुने मैंने। हैं, बेटा पहले की बात, अब इस आज से 3 महीने पहले की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। आज से 3 महीने पहले की बात थोड़ी हो रही है। तुमने अभी सुना रिसेंटली जो तुम्हें टॉपिक नहीं आता था, मैंने बोला था वीडियो लेक्चर सुनना उसके लिए। देखो नो सबसे सर। पहले मैं लिम्फ डिस्कस करूंगा जो कि एक जेन्युइन डाउट है, जो कि काफी बच्चों को आ भी रहा होगा और जेन्युइन भी डाउट है। सबसे पहले मैं लिम्फ डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से समझना। मैं तुम्हें पूरा लिम्फ याद करा दूंगा 5 मिनट के अंदर, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? एक डायग्राम दिखाता हूं तुम्हें, उस डायग्राम पे फोकस करना और उस पूरे डायग्राम के थ्रू हम लिम्फ को समझेंगे, ठीक है? मेरी बात आ रही है सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये देखो, इस डायग्राम पे ध्यान से फोकस करना। हम पूरा लिम्फ जो है वो डिस्कस करेंगे, और माइक अनम्यूट रखा करो 3-4 बच्चे हाँ या ना बोलने के लिए, ठीक है? देखो लिम्फ की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले लिम्फ बनता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं कि लिम्फ बनता कैसे है। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हैं, यस और नो, जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसमें से एक हम Yes, कहते हैं आर्टरी है। आर्टरी ऐसी ट्यूब है, ऐसी एक ट्यूब है वेन्स, ठीक है? ऐसी ट्यूब हमारी बॉडी में कैपिलरीज, यस और नो? यस Yes, सर। sir. सर। अब आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि यहां पर रेड कलर से डिनोट किया हुआ है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में रेड कलर से डिनोट किया हुआ ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हम कहेंगे। जो वेन्स होती है, जो वेन्स जो पाइप्स हमारी बॉडी में है, उसमें कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको यहाँ पर ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है। और फर्दर आर्टरीज और वेन्स, आगे फर्दर और छोटी छोटी ट्यूब्स, ये तुम्हें दिख रही है? छोटी छोटी ट्यूब दिख रही है यहाँ पर, ये छोटी छोटी जो Yes, ट्यूब्स sir. होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, यस और नो? यस Yes. सर। Yes, sir. ये जो डिवीजन होती हैं आर्टरीज या वेन्स की, दोनों की जो डिवीजन होती हैं, जैसे आर्टरीज और वेन्स का जो इंटरकनेक्शन बना के रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। देख लो यहाँ पर ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर आर्टरीज है, रेड ब्लड आ रहा है, राइट हैंड साइड पर ब्लू वाला ब्लड है, और उनका आपस में इंटरकनेक्शन किसने बना रखा है? कैपिलरीज ने बना रखा है, यस और नो? यस Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कशिश, कि कैपिलरीज की जरूरत ही क्यों पड़ती है बॉडी के अंदर? कैपिलरीज की जरूरत ही क्या है बॉडी के अंदर? आर्टरीज का समझ आ गया कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेन्स का समझ आ गया कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? कैपिलरीज का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर? सर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाकर आगे पास करती है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा, मतलब मैं कहूंगा कि वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक तो इंटरकनेक्शन का काम करती है, वेन्स यस को सर। आर्टरीज से, आर्टरीज को वेन्स से जोड़ने का काम करती है, तो एक यस काम हुआ। सर। और क्या फंक्शन हुआ कैपिलरीज का बॉडी के अंदर? और हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज का क्या काम होगा कशिश? हाँ जी दक्ष अरोड़ा, हमारी बॉडी के अंदर और कैपिलरीज का क्या काम होगा, बता सकते हो? क्या फंक्शन होगा कैपिलरीज का हमारी बॉडी के अंदर? हाँ जी दक्ष अरोड़ा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? हाँ जी गान्या, क्या फंक्शन होगा हमारी बॉडी में कैपिलरीज का? सर एक तो इंटरकनेक्शन ही हो गया और दूसरा बिल्कुल, एक तो हो गया इंटरकनेक्शन बना के रखता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। देखो दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी सेल तक? वो पहुंचेगी ब्लड के थ्रू। अब मेरा क्वेश्चन है दिवांशी कि हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन के पहुंचने का क्या पर्पस है? क्यों हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है? सर ताकि इनको हमारे हर सेल वो तक सर ताकि वो अपना हाँ। अपना पर्पस अच्छे से निभा ले और ऑक्सीजन की वजह से अपना कौन सा पर्पस निभाना चाहते हैं वो ऑक्सीजन लेकर? कौन सा पर्पस निभाना चाहते हैं ऑक्सीजन जो लेकर उनके हमारे सेल्स? फंक्शन होते हैं अलग अलग, वो उसकी गलत, ऑक्सीजन गलत। सिर्फ एनर्जी ऑक्सीजन से नीड्स। वो क्या करेंगे? एग्जैक्टली एनर्जी। वो एनर्जी को Sir, energy प्रोड्यूस तो करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकें और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, जिससे हमारी बॉडी चले। दिवांशी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जीरो है तुम्हारे अंदर, अभी भी देख लो, ये हाल है तुम्हारे। अब ऑक्सीजन आनी है ब्लड के थ्रू, यानी हर सेल तक क्या होना चाहिए? ब्लड, ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है या ब्लड का पहुंचना जरूरी है?
आर्टरीज और वेन्स जो होती है कंपैरेटिवली थिक होती है, मोटी होती है थोड़ी, और हर सेल तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए ये ट्यूब्स फर्दर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, जो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली पतली होती है, ताकि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। फिर कहता है जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज उनकी जो वॉल्स होती हैं, कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो 1 सेल थिक होती हैं। इसका मतलब क्या है तमन्ना? कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो 1 सेल थिक होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट तमन्ना? सर मतलब वो इतनी पतली होती हैं कि वो हर सेल तक जा सके, चाहे वो कहीं भी है वो बॉडी समझ में। गया, इसका मतलब कि वो बहुत पतली होती हैं। अब पतली होने का एक तो चीज होगी कि वो हर सेल तक पहुंच सके, दूसरा कारण क्या है पतली होने का? easier exchange. डिफ्यूजन। एग्जैक्टली सर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। बिकॉज ताकि ऑक्सीजन सेल्स में अच्छे से डिफ्यूज हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ली जाए। पतले होने के कारण ये डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है। पहले बताओ इतनी बात मेरी समझ आ रही है? यस सर। क्या तुम ये भी मानते हो कि आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है? यस सर। Yes Blood sir. flows. Yes sir. प्रेशर इन द यस आर्टरी, सर। और वेन्स में ब्लड कैसे फ्लो करता है? लो प्रेशर पे। यस सर। तो होता क्या, देखो यहां से जब ब्लड, मैं यहाँ पर स्काई ब्लू पेन से मार्क करूंगा, जब ब्लड आर्टरी से वेन्स में जा रहा होता है, जैसे इंटरकनेक्शन कैपिलरीज का बना हुआ है, तो यहां पर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस हमारे ब्लड में से वो बाहर निकल आते हैं। कुछ सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में से क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। और वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? कुछ पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आ जाते हैं कुछ बाहर, कुछ पानी बाहर आ जाता है, कुछ एमिनो एसिड्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का? इम्यूनिटी इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से फाइट करना। और थोड़ा सा प्लाज्मा, जो कि लिक्विड होता है हमारी ब्लड का, मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। ये चीजें क्या होती हैं, कुछ अमाउंट में ब्लड से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। बट याद रखना रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाहर नहीं आते। क्यों नहीं बाहर आते? उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है बाइकनकेव। रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है बाइकनकेव, वो भी बताया हुआ है मैंने तुम्हें, तो वो नहीं बाहर आते हैं। WBC की कोई शेप नहीं होती है, वो कहीं भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब कैपिलरीज के थ्रू हमारे आर्टरीज का ब्लड वेन्स में जा रहा होगा, तो उसमें से कुछ चीजें क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कुछ अमाउंट में चीजें बाहर आ जाती हैं। क्या क्या बाहर आ जाता है? पानी बाहर आ जाता है, कुछ प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं, एमिनो एसिड्स बाहर आ जाते हैं, WBCs बाहर आ जाते हैं, और प्लाज्मा कुछ बाहर आ जाता है। क्यों? देखो वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो होना है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई था, तो हाई से लो करना है ब्लड के प्रेशर को, तो कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, एस्केप करना पड़ेगा, कुछ चीजों को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ब्लड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब होता क्या है, ये जो चीजें बाहर आ जाती हैं, ये तुम्हें दिख रहा है नीचे जो ये चीजें बनी हुई है, टिश्यू है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये तुम्हें नीचे दिख रहा है, ये क्या है, टिश्यू है। ये हमारी बॉडी का क्या है, टिश्यू है। तो ये चीजें बाहर निकल के कहां पर आ जाती है, टिश्यूज में फैल जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। चीजें हैं ये बाहर निकल के टिश्यूज में आ जाती हैं, टिश्यूज के ऊपर आ जाती है, टिश्यूज में फैल जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है, लिम्फ। अब तुम बताओ क्या उसका कलर रेड हो सकता है? उसका कलर रेड तब होता जब आरबीसीज निकले होते, बट आरबीसीज तो ब्लड से निकले ही नहीं है, इसलिए जो लिम्फ होता है वो एक कलरलेस येलोइश लिक्विड होता है। कलरलेस होता है बिकॉज उसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, और उसको टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टिश्यूज के अंदर आ गया सारा। यस और नो? ये जो सारा सामान निकलकर कहां पर आ गया, टिश्यूज के ऊपर आ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। यहाँ तक पहले मुझे वंश जेठी समझाएगा कि मैंने यहाँ तक क्या समझाया अभी तक, जो मैंने समझाया। सर पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में जाते हैं तो उनमें से कई चीजें हमें, जब ब्लड आर्टरी से वेन्स में जाएगा वंश, उनमें कैपिलरीज उसमें हेल्प करेंगी, और जब ब्लड कैपिलरी से जा रहा होगा, हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रहा होगा, आर्टरी से वेन्स की तरफ जा रहा होगा कैपिलरीज के थ्रू, तो वहां पर कुछ चीजें एस्केप हो जाएंगी कैपिलरीज की वॉल्स के थ्रू। कैपिलरीज की जो वॉल्स होंगी उससे कुछ चीजें निकल जाएंगी। वो क्या क्या चीजें होंगी वंश?
सर वाटर होगा और अमीनो एसिड WBC, प्रोटीन, प्लेटलेट्स और प्रोटीन, प्लाज्मा, सॉरी, प्लाज्मा, प्रोटीन्स और प्लाज्मा, ठीक है, और ये टिश्यू में फैल जाएगा। यस। और टिश्यू क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें ये समझाया सबसे पहले कि जो लिम्फ है वो बनता कैसे है। जो लिम्फ एक फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड दौड़ता रहता है हमारी बॉडी में पाइपों में, वैसे लिम्फ भी पाइपों में चलता रहता है ब्लड के साथ साथ। तो लिम्फ बनता कैसे है? क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि लिम्फ बनता कैसे है? Yes, जी sir. बोलो, क्या सबके दिमाग में लिम्फ बनता कैसे क्लियर हो गया? अब क्या होगा, यहाँ से जो टिश्यूज में जो टिश्यूज में सारा लिम्फ आ गया है, वो लिम्फ क्या करेगा? टिश्यू से कहां पर जाएगा? लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ की भी छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी जहां पर वो क्या करेगा? जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में। टिश्यू से निकल के कहां पे चले जाएगा? मैं वो टिश्यूज में था, वो लिक्विड टिश्यूज में था, टिश्यू से निकल के कहां पे चला गया? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। क्यों देते हैं? इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब देखिए, लिम्फ कैपिलरीज किसको ज्वाइन करेंगी? ये ज्वाइन करेंगी किसको? ये ज्वाइन करेंगी लिम्फेटिक वेसल्स को, यानी ये कैपिलरीज आगे जाके बड़ी बड़ी वेसल्स को ज्वाइन करेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये कैपिलरीज आगे जाके किसको ज्वाइन करेंगी? वेसल्स को ज्वाइन करेंगी। पहले ये देखो, ये लिम्फ कैपिलरीज थी, ये आगे ज्वाइन कर रही है लिम्फ वेसल्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लिम्फ पहले टिश्यू से लिम्फ कैपिलरीज में आया, फिर कैपिलरीज से वेसल में गया, और फिर ये जो लिम्फ है ये कहां पर चला जाता है? ये ज्वाइन कर लेते वेन्स को। फाइनली ये किसको ज्वाइन कर लेता है? वेन्स। और तुम्हें पता है कि वेन्स जो है वो ब्लड को, अच्छा ये ब्लड से ही निकला था, यस और नो? ये लिम्फ ब्लड से ही निकला था? यस सर। यस सर। अब इसने वेन्स को ज्वाइन कर लिया, क्या ये वापस ब्लड के अंदर ही चला गया? यस सर। और तुम्हें Yes, पता है sir. कि वेन्स क्या करती हैं? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. ये वेन्स कहां पर जाएंगी? हार्ट में जाएंगी। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लिम्फ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, टिश्यू टू हार्ट। टिश्यू से लेकर हार्ट तक लिम्फ फ्लो करता है। टिश्यू से पहले जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज छोटी ट्यूब्स होंगी जो फर्दर आगे ज्वाइन करेंगी बड़ी ट्यूब्स को, वो होंगी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आगे वेन्स को ज्वाइन करती है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये लिम्फेटिक वेसल ने किसको ज्वाइन कर लिया? वेन्स को ज्वाइन कर लिया। यस। और फिर वेन से कहां पर चले गई? हार्ट में चले गई। यानी लिम्फ की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। क्लियर है सर। अब मुझे Clear है, sir. समझा सकता है एक बार कि मैंने लिम्फ के बारे में क्या पढ़ाया? रट्टा नहीं मारना, कुछ रट्टा नहीं मारना। देखो याद हो गया, कईयों को याद हो गया होगा, सुन लो ढंग से एक बार, बस तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। तो लिम्फ के बारे में मुझे कौन बता सकता है? हाँ जी, कशिश मुझे बताएगी लिम्फ के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है लिम्फ के बारे में। हाँ जी कशिश। हाँ जी कशिश, हमने लिम्फ के बारे में क्या पढ़ा है? सर जब ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, बीच में कैपिलरीज आती हैं, तो कैपिलरीज क्योंकि बहुत ज्यादा पतली होती हैं, तो उसमें ब्लड में से वाटर, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, WBC और प्लाज्मा निकलता है कम अमाउंट में। तो वो ठीक है। सारे टिश्यूज में चले जाते हैं। तो टिश्यूज में जाके वो येलो कलर का लिक्विड टिश्यूज में जाता है, टिश्यू से वो लिम्फ कैपिलरीज में जाते हैं, लिम्फ वो कैपिलरीज येलो से वो कलरलेस वेसल्स में। कलर का लिक्विड जो है वो लिम्फ है, या उसको हम Yes, sir. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं बिकॉज वो सेल के बाहर फ्लो करती है, हाँ तो जी उसको सर। हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। अब हमने बताना है कि लिम्फ आगे क्या करेगा। आगे टिश्यू से जाएगा, कैपिलरीज को ज्वाइन करेगा, छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज को। फिर उन कैपिलरीज जो है वो आगे वेसल्स को ज्वाइन करेंगी बड़ी बड़ी, फिर वो वेसल्स आगे ज्वाइन करेंगी वेन्स को, और फाइनली वो जो है ब्लड में मिल जाएगा दोबारा से, और कहां पर चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है लिम्फ के बारे में? यस Yes, सर। sir. तो एक बार इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। देखो सब कुछ मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया। देखो, lymph is another type of fluid also involved in transportation, ठीक है? It is called name for tissue fluid. देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। Through the pores of present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins, blood cells, WBCs की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? Water escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid or lymph. बन गया lymph? Yes or no?
Yes, yes sir. अच्छा, ये लिम्फ सिमिलर टू प्लाज्मा होता है बट इसमें प्रोटीन कम होता है क्योंकि काफी कम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गए होते हैं। अब देखो लिम्फ आगे कहां पे ड्रेन करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो फर्दर किसको ज्वाइन करेंगी? लिम्फेटिक वेसल्स को, और जो फाइनली कहां पर जाकर खुलेंगी? वेन्स के अंदर। खत्म काम? यस और नो? yes sir. बस लास्ट yes, लाइन में sir. लिम्फ का फंक्शन लिखा हुआ है कि लिम्फ जो है इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। तो ये तुम्हें फंक्शन एज इट इज याद करना पड़ेगा कि वो एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है और जो एक्सेस जो भी फ्लूइड्स होती है उनको ड्रेन वापस कर देता है कहां पर? ब्लड के अंदर। तो देखो कितना सिंपल है लिम्फ। यस और नो? इज इट इजी और नॉट? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. तो लिम्फ वाला काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यस और नो? Yes sir. Yes. हाँ जी बोलो, क्लियर है? हाँ अब जी। ये ब्लड प्रेशर के बारे में कौन समझाएगा? मुझे ब्लड प्रेशर के बारे में कौन समझाएगा? यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है। कौन मुझे एक इजी मैनर में, जैसे मैंने तुम्हें लिम्फ समझाया है, कौन मुझे वैसे ब्लड प्रेशर को समझा सकता है? कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा? मैं उसकी हेल्प करूंगा डेफिनेटली। हाँ जी हर्षिता, तो मुझे बताओ ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या चीज है? सर जब ब्लड आर्टरी से मूव कर रहा होता है ना, तब वो ठीक है, कुछ फोर्स लगाता है उसकी वॉल्स को, वो जो बिल्कुल सही है। फोर्स लगती है ना उसी को देखो ब्लड प्रेशर देखो, कहते द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ वेसल। हमारा ब्लड कुछ पाइपों में दौड़ता है, यस और नो, जिनको हम आर्टरीज, वेन्स बोलते हैं और कैपिलरीज बोलते हैं। Yes. जब Yes. हमारा ब्लड हार्ट से निकलता है तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? ब्लड को धक्का देना, ब्लड को क्या करना? पुश करना, ब्लड को पंप करना एक हाई प्रेशर के ऊपर। यस और नो? तो वो जो प्रेशर, जो ब्लड है, वो प्रेशर कहां पर लगाता है? हमारी जो ट्यूब्स होती है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उस पे जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल जिनमें ब्लड दौड़ रहा होता है, उन पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। यस और नो? और हमने पढ़ भी रखा है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। यस और नो? हमने पढ़ा है ना, ब्लड हाई प्रेशर पे होता है आर्टरीज में और वेन्स में क्या होता है? कंपैरेटिवली प्रेशर क्या होता है? लो होता है। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब तुम्हें अगर याद होगा, मैंने हार्ट के डायग्राम में तुम्हें एक चीज बताई थी कि ये देखो ध्यान से, सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में लाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पल्मोनरी वेन ये जैसे ही लेकर आती है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ये कहां पर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, अब क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ताकि वो ब्लड को हाई प्रेशर पर भेज सके। यस और नो? उसकी Yes, वॉल्स sir. क्या करती Yes, है? sir. उसकी वॉल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ताकि ब्लड को क्या किया जाए? हाई प्रेशर पे आगे भेजा जाए। किसमें? आयोटा में भेजा जाए। यस और नो? आयोटा में। मैंने तुम्हें डायग्राम्स भी दिए हैं लाइव प्रोसेसेस की वीडियोस के अंदर, उन डायग्राम्स को विजुअलाइज करो, तुम्हें बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। जब तुम उन वीडियोस को देखोगे, उन एनिमेशंस को देखोगे तो बेटर क्लैरिटी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। यस और नो? Yes, अब sir. देखो, कह रहा है द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब तुम्हारी जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाएगा और उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो में देखना, तुम्हें बेटर क्लैरिटी होगी, बिकॉज मैं उस चीज को इमेजिन कर पा रहा हूं कि मैं क्या समझा रहा हूं, बट तुम उस चीज को तभी इमेजिन कर पाओगे जब वो तुम्हारे सामने वीडियो में रिप्रेजेंटेड होगा। सिंपल सी एक बात समझो, ये जो चीज है, ये वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड बड़ी तेजी से निकलेगा और आयोटा में जाएगा, यानी आर्टरीज के अंदर जाएगा, यानी ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. उसे हम बोलते हैं Yes, sir. सिस्टोलिक प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अब एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा फिर ये रिलैक्स करेगा, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, और जब वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो कंपैरेटिवली आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। यस और नो?
यस सर। यस यस सर। सर। और उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब वेंट्रिकल्स की वॉल्स ने कॉन्ट्रैक्ट हुए, आर्टरीज में प्रेशर बढ़ा दिया, तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल की वॉल जो है रिलैक्स हुए तो आर्टरीज का प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो गया, तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm of Hg और डायस्टोलिक 80 mm of Hg, यानी हमारा ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। अगर 120 से ज्यादा है मतलब हमारे को हाई ब्लड प्रेशर है, और 80 से कम है तो हमारे को क्या है? लो ब्लड प्रेशर है। यस और नो? यस यस सर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो तुम डॉक्टर्स के पास काफी टाइम देख के आते हो, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। क्लियर है? और तुम्हें पता ही है कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का ज्यादा होना। तो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड फ्लो। मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हमारी जो आर्टरीज होती, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, तो उससे ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाता है और हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे हो सकता है हमारी जो आर्टरी है वो रप्चर हो जाए या इंटरनली आर्टरी में ब्लीडिंग हो जाए। तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में है सब कुछ। सिंपल सी याद रखो बात, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक क्या है, और स्पिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस सर। सर। तो ये दो तो थे मेजर डाउट्स जो होने चाहिए थे। अब मैं आता हूं तुम्हारे डाउट के ऊपर। हर्षिता, तुमने पूछा था ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो ट्रांसलोकेशन बहुत ही सिंपल है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना। पूरे प्लांट के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि खाना बनता कहां पे है? ग्रीन पार्ट्स यानी लीव्स के अंदर, और खाना देना कहां पे होता है? नॉन ग्रीन पार्ट्स यानी सारे प्लांट के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड की फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट या पूरे प्लांट बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। हर्षिता, सर इसमें एनर्जी का क्या रोल है, वो नहीं समझ में आ रहा था। समझाता हूं, फिर तुम्हें ट्रांसलोकेशन पूरा ही समझना है। देखो सबसे पहले तो ध्यान से समझना, ये मान लो एक लीफ है। मेरी बात को बड़े ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम समझोगे इस पूरे कंसेप्ट को कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान से समझना। तो ये मान लो एक लीफ है, खाना बनता कहां पे? लीफ के अंदर बनता है। यस और नो? बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां पे होती है? वो लीफ में होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट अपना खाना बनाता है। यस और नो? इन द फॉर्म ऑफ यस ग्लूकोज। सर। हमें रिएक्शन भी पता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यस और नो? यस सर। अब ये जो मैंने एक ट्यूब बनाई है ना, ये फ्लोएम ट्यूब है। ये कौन सी ट्यूब है? ये फ्लोएम ट्यूब है। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब लीव्स से, ध्यान से समझना तमन्ना, अब लीव्स से इस खाने को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, फ्लोएम ट्यूब के अंदर। और ये काम जो है बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है हर्षिता। कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द लीव्स टू द फ्लोएम ट्यूब। उसके बाद क्या होता है? फ्लोएम में जब फूड आ जाता है, अब सुनना ध्यान से, ये फ्लोएम टिश्यू है जो मैंने बनाया, यहीं पर कहीं पर जाइलम होता है। जैसे ही फूड लीव से फ्लोएम में आता है तो उसके बाद क्या होता है? वाटर जो है वो जाइलम से कहां पर आ जाता है? फ्लोएम के अंदर। यानी कुछ ना कुछ वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है। इसका मतलब यहां से आया फूड, यहां से आया वाटर, जिसकी वजह से गान्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएंगे सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी वो ग्लूकोज पानी में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। और जैसे ही वो सॉल्युबल हो जाएगा, अब ये जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं ये मूव करेंगे फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स टुवर्ड्स द नॉन ग्रीन पार्ट्स। मतलब यहाँ पर कहीं पर देना है या यहाँ पर कहीं पर देना है, जहां पर भी फूड की रिक्वायरमेंट है, ये फूड जो है डिसॉल्व्ड मैनर में वहां पर पहुंचता रहेगा और प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकता है। ओके सर। यानी संचिता, मैं ट्रांसलोकेशन में क्या कह सकता हूं? सबसे पहले जो लीव्स हैं उससे खाना जो है फ्लोएम टिश्यू के अंदर आएगा बाय टेकिंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यस और नो? यस सर। जैसे ही ये ग्लूकोज फ्लोएम टिश्यू के अंदर आएगा तो कुछ पानी जो है जाइलम से फ्लोएम की तरफ आएगा, जिससे क्या होगा? ग्लूकोज पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अब ये सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल मूव फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स
टू द नॉन ग्रीन पार्ट, जहां जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर ये फूड पहुंच जाएगा। बोलो किस किस को याद हो गया ट्रांसलोकेशन? खत्म कर दिया। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता ट्रांसलोकेशन, बच्चों की बैंड बज जाती है। देखो यहाँ से पढ़ के दिखाता हूँ तुम्हें, एनसीईआरटी में से पढ़ना भी जरूरी है। देखो कहता है मटेरियल्स लाइक सुक्रोज is transferred, sucrose is basically a form of glucose, is transferred into phloem using energy in the form of ATP. अब this increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. मैंने बोला था जैसे ही फूड अंदर जाएगा, सुक्रोज अंदर जाएगा फ्लोएम के, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा जिससे पानी आएगा। अब क्या आएगा? दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। तो बस अब क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मूव करने लगेंगे और प्लांट को नीड के अकॉर्डिंग वो फूड को यूज करेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मुझे कौन समझा सकता है? देखो सिंपल सा फिनोमिना है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ ली है, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है किसकी? वाटर एंड मिनरल्स की। यस और नो? यस सर। हमें Yes, ट्रांसपोर्टेशन किसकी करनी है? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है। बहुत सिंपल है। देखो ये हमारे पास अगर मान लो एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है मान लो, ठीक है, ये उसकी रूट्स वगैरह हैं। देखो जो भी वाटर और मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। यस और नो? यस सर। जो भी जरूरी आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्लांट को चाहिए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मैं क्या कहूंगा, जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर या प्लांट के अंदर सॉइल के जो यूजफुल आयन्स हैं उनकी कमी है, वो डेफिशिएंट है, और वाटर की भी कमी है। तो यहां से क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। क्या कोई मुझे समझा सकता है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन द Sir. कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। सर बाहर मिनरल ज्यादा होंगे अगर हम एग्जैक्टली, कंपेयर करें प्लांट के बाहर अंदर। मिनरल्स और आयन सॉइल के अंदर ज्यादा होंगे, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सब ज्यादा होंगे, और रूट्स के अंदर यानी प्लांट के अंदर कम होंगे। इस डिफरेंस के कारण क्या होगा? जो आयन्स होंगे या जो वाटर होगा वो रूट्स के अंदर यानी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट यानी बाय द प्रोसेस ऑफ, कह सकते हो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, वो प्लांट के अंदर जाएगा। यस और नो? मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, चाहे वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यहाँ पर भी आयंस को लेने में, आयंस जब यहाँ से वो लेगा, रूट्स जो है, रूट हेयर जो है, आयंस को यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोसेस ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। अब मैं एक एक करके चीजों को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। तो कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। इन जाइलम टिश्यू, तुम्हें पता ही है जाइलम में 4 होते हैं पार्ट्स, एक होते हैं वेसल्स, एक ट्रैकीड्स, एक जाइलम पैरेन्काइमा, एक जाइलम फाइबर्स। यस और नो? मेन काम जो होता है वाटर और मिनरल्स को लेके जाने का, वो किसका होता है? वेसल्स और ट्रैकीड्स का होता है। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, ये जो रूट्स है ना, रूट्स का जाइलम अलग होता है, स्टेम का जाइलम अलग होता है, आगे लीफ का जाइलम अलग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रूट्स में अलग जाइलम होता है, मतलब जाइलम डिफरेंट प्रेजेंट है, फिर स्टेम का जाइलम है, और फिर लीफ का जाइलम है। जाइलम एक ही है, मतलब तीनों में अलग अलग होता है, तीनों में अपना अपना जाइलम होता है, और इनका एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बना होता है, मतलब आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। रूट्स के अंदर रूट का जाइलम, स्टेम के अंदर स्टेम का जाइलम, और लीफ के अंदर लीफ का जाइलम, और ये आपस में क्या करते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें मेन मुद्दे पे आना है, ध्यान से समझना। अब मेन मुद्दे की बात करेंगे हम, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकेंड, कहां पहुंच गए हम? एक सेकेंड रुक जाओ। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, तो ध्यान से देखना इस चीज को। कह रहा है एट द रूट सेल्स जो होंगे इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। क्या वो सॉइल से आयंस को लेंगे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ क्या होगा? एनर्जी चाहिए होगी उनको सेल्स को
ताकि वो आयंस को ले सके सॉइल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, जैसे तुम्हें मैंने अभी बताया था कि फ्लोएम जो है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर कुछ एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसी तरह जब रूट्स जो है वो सॉइल से आयंस को लेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। अब दिस इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ऑब्वियसली डिफरेंस हो जाएगा आयंस की कंसंट्रेशन का। अब क्या होएगा, वाटर जो है वो मूव करेगा इनटू द रूट्स टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। ऑब्वियसली बात है, सॉइल के अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा है, रूट्स के अंदर पानी की अमाउंट कम है, यानी वो पानी सॉइल से कहां पे मूव करेगा, रूट के जाइलम के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो पानी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो अब मूव करेगा कहां पर, रूट के जाइलम में। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा, रूट जाइलम में पानी की अमाउंट ज्यादा है जबकि स्टेम के जाइलम में पानी नहीं है। फिर से पानी मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यस और नो? यस यानी अब ये पानी रूट जाइलम से कहां पर जाएगा, स्टेम जाइलम में। यानी एक चीज जो वाटर और मिनरल्स को मूव करने में हेल्प कर रही है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस। यस और नो? यस सर। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो हमारे पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, या जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं जो एयर को एक्सपोज्ड होते हैं, एयर में होते हैं, उनमें तुम्हें पता ही है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और उस स्टोमेटा से पानी का लॉस भी होता है। देयर इज अ वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। भाई पानी का पत्तों से इवेपोरेट होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब जब ट्रांसपीरेशन होगा तो क्या लीव जाइलम के अंदर पानी की कमी हो जाएगी? यस और नो? क्या लीव के Yes. जाइलम के अंदर पानी की कमी हो जाएगी? अब उसे पानी Yes, sir. चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, एक खिंचाव पैदा करेगा, एक क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, जिस फोर्स की वजह से वाटर और मिनरल्स फर्दर अब स्टेम के जाइलम से कहां पर आ जाएंगे, लीफ के जाइलम से। मेरी बात को समझ आ रही है तुम्हें? यस जब ट्रांसपीरेशन, उसके दौरान वाटर जो है वो उड़ जाएगा। अब वाटर की कमी हो जाएगी लीफ के जाइलम के अंदर, तो वो लीफ का जाइलम जो है वर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, जिससे जो पानी, जो मिनरल स्टेम के अंदर आ चुके हैं, अब वो कहां पर पुश होंगे, टुवर्ड्स द लीफ जाइलम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन? Yes, यस sir. सर। हाँ जी नंदन, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यानी ट्रांसपीरेशन का एक काम तो हो गया कि अपवर्ड फोर्स को क्रिएट करना, ताकि वाटर और मिनरल्स जो है वो स्टेम जाइलम से कहां पर मूव कर सके, लीफ जाइलम के अंदर मूव कर सके। दूसरा, ट्रांसपीरेशन प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करती है। हम तो गर्मियों में जाके एसी में बैठ जाते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए, बट प्लांट्स के पास कोई एसी नहीं है, तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है 9th में, जब इवेपोरेशन होती है तो उससे ठंडक पैदा होती है, कूलिंग होती है, उससे प्लांट अपने आप को क्या रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। अब गाने दिन के टाइम का अगर मैं बात करूं, दिन के टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, मैं कहूंगा दोनों फैक्टर्स, एक तो डिफ्यूजन चल रही है जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और वाटर की वजह से चल रही है, एक ट्रांसपीरेशनल पुल चल रहा है, जो ट्रांसपीरेशन की वजह से एक पुल क्रिएट हो रहा है जो वाटर और मिनरल्स को ऊपर खींच रहा है। दिन के टाइम पर तो ये दोनों पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचने में हेल्प करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट मेन काम कौन करता है, ट्रांसपीरेशनल पुल। अब रात को क्या होगा, क्या नंदन रात को सूरज होगा? No, sir. क्या नंदन रात को सूरज होगा? अगर No, सूरज sir. नहीं है तो क्या ट्रांसपीरेशन होगी रात को? तो No, इसका sir. मतलब रात को सिर्फ ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और Diffusion. वाटर की वजह से जो वाटर और मिनरल्स मूव कर रहे थे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सिर्फ यही मेजर फैक्टर होगा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो क्या बोल रहा है, water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. However, this pressure by itself is unlikely to enough to move water over the heights. मतलब height तक ये pressure नहीं ले जाए, इसी पानी
और मिनरल्स अंदर जाएंगे रूट्स के अंदर, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसे बोलते हैं रूट प्रेशर। यानी एक फैक्टर वाटर और मिनरल्स को ऊपर जाने में काम करेगा, दैट इज रूट प्रेशर, और दूसरा काम करेगा ट्रांसपिरेशनल पुल। अगर प्लांट की लंबाई बहुत ऊंची है तो रूट प्रेशर की हेल्प से पानी अब ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो अब दूसरी चीज जो हमें हेल्प करेगी दैट विल बी ट्रांसपिरेशनल पुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो देखो, ये देखो ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर व्हिच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf। जो पानी उड़ गया है वो लीफ जाइलम से रिकवर होगा दोबारा। In fact, evaporation of water molecules creates a suction, creates a pull, which pulls the water from the xylem cells of roots and stems। तो ये दो चीजें हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी हेल्प से पानी जो है वो तुम्हारा पानी और मिनरल जो है वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज द कंप्लीट समरी। और यहाँ पर उसने ये बताया हुआ है कि दिन के टाइम पर मेनली ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता है और रात के टाइम पे मेनली रूट प्रेशर काम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिसको भी ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। अब मुझे एक बात सच बताना, दिल पे हाथ रख के, क्या ये चीजें मुश्किल है? नो सर। अरे ये चीजें एक बार बस समझ लोगे ना तो लर्न करने में आसानी हो जाएगी। बस लर्न करने बहुत सौखी है बायो क्लास 10 की, बिल्कुल भी औखी मत समझो, अपने अंदर विश्वास बनाए रखो बस उस चीज का। अब जिन बच्चों को भी ह्यूमन हार्ट समझना है, मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा, एक बार प्लीज मेरी वीडियो देख लो। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर तुम्हें नहीं वीडियो से समझ आएगा तो आई विल हेल्प यू टुमारो इन द सेम लेक्चर। मैं दोबारा पूछूंगा जिन्होंने आज ह्यूमन हार्ट या जिन्होंने डबल सर्कुलेशन में अपना हाथ खड़ा किया था, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वीडियो देख लो, वहां से ज्यादा बेटर समझ आएगा, बिकॉज वहां बहुत स्लो समझाया हुआ है मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो कल मैं दोबारा पूछूंगा और कल हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के डाउट्स होंगे। और प्लीज लेक्चर देख के आना, क्योंकि एक्सक्रीशन में एक ही चीज है जो समझने वाली है, वो है कैसे यूरिन बनता है और कैसे वो यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द किडनीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर मेरा लेक्चर देखा जाए एक्सक्रीशन का, केवल एक ही लेक्चर कवर्ड है, ताकि जेन्युइन जो डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर ले सकूं। तो कल मैंने डीपीपी 3 और 4 दोनों डिस्कस करनी है, और जो भी डाउट्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के टॉपिक्स में वो डिस्कस करने हैं। क्लियर है? और ये ये सारा वक्त तुमने मुझे सबमिट करना है परसों जब तुम टेस्ट देने आओगे। डीपीपी 1, 2, 3, 4 शीट्स में हुई होंगी और वो टेस्ट के पीछे स्टेपल की जाएंगी। क्लियर है? यस सर। और परसों तुम्हारे फुल केमिस्ट्री के टेस्ट तुम्हारे हाथों में होंगे। परसों फुल केमिस्ट्री के टेस्ट भी तुम्हें मिल जाएंगे। जब जब नेक्स्ट टेस्ट देने आओगे, पिछला टेस्ट तुम्हारा चेक होके तुम्हें मिल जाएगा। गलतियां मार दूंगी, फिर भी डिस्कस करना चाहते हो जरूर डिस्कस करोगे, सर मेरी यहाँ पर क्या गलती थी। क्लियर है? अब मैं अटेंडेंस लेने लगा हूं, तो कोई जाए मत छोड़ के, अटेंडेंस में ले रहा हूं, कोई भी लीव नहीं करेगा अभी। डन, मैंने अटेंडेंस ले ली है, तुम जा सकते हो। तो कल मिलते हैं। बाय सर। सर। ओके बाय। बाय सर।